बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। चलिए देखिए बच्चों हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। चलिए देखिए छोटे छोटे बातों को समझना होगा। मान लीजिए कि ये दो स्फेरिकल ग्लास है, तो बच्चों ये क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, और इसको क्या बोलोगे? दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ स्फीयर हेयर। हमने क्या किया है, या तो इसको बाहर से हमने सिल्वर्ड कर दिया था, या तो मैंने इसको बाहर से सिल्वर्ड कर दिया था, या मैंने इसको अंदर से सिल्वर्ड कर दिया था। ठीक है, अब देखो ये एक मिरर की तरह बिहेव करने लगा। अब जरा गौर से देखो, ये पहले क्या था? एक स्फीयर था, तो ये सेंटर ऑफ स्फीयर कहलाया, ये भी सेंटर ऑफ स्फीयर कहलाया। तो हमने क्या किया, इसको यूं मिटा दिया, इसको कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया। तब ये देखो कि ये क्या बन गया। अरे यार ये तो कर्वेचर बन गया। इसका मतलब दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों ऐसे मिरर को हम लोग नाम देंगे कॉनकेव मिरर। क्या नाम देंगे? कॉनकेव मिरर। और इसका क्या नाम देंगे हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होगा? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होगा? डाइवर्जिंग मिरर। तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिरर फार्मूला। चलिए स्टार्ट करें, डिस्कस करें हम लोग मिरर फार्मूला पे। देखिए क्या होता है मिरर फार्मूला। चलिए देखते हैं मिरर फार्मूला के बारे में। देखिए मान लीजिए ये कोई एक कॉनकेव मिरर है, एंड यू नो इसको क्या नाम दिया गया? प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। हम ये मान के चलेंगे कि इस मिरर का जो एपर्चर है वो बहुत छोटा है बच्चों, ये हम मान के चलेंगे, और एंगल भी होगा बहुत छोटा। तो चलिए एक लाइट को यहां से आप भेज दीजिए। अब आप देखो एक लाइट यूं इस पे गया था, और आप जानते हो ये नॉर्मल कहलाएगा। तो दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप देखिए कि लाइट ऐसे गया था तो ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, और एक और लाइट को हमने ऐसे ही भेज दिया था, ऐसे चला जाए ऐसे आ जाए। तो हमने देखा कि दोनों के दोनों इस पॉइंट पर मीट किए हुए थे। तो जिस जगह पे मीट किए थे तो मैंने कहा कि वहीं पर इसका इमेज का निर्माण हुआ था। तो हमें देखना होगा, ये एक बात बताओ कि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल गामा है। हम एक छोटा सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे बच्चों? देखो हमने यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस पे, दिस इज नॉन एज द पोल। हमने इसका नाम दिया m, इसका नाम दिया m डैश्ड। मैं पहले ही बता दूं कि देखिए जो pm डैश्ड है वो लगभग mm डैश के बराबर होगा, जो pm डैश्ड होगा वो लगभग mm डैश्ड के बराबर होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि इसकी जो एपर्चर है वो बहुत छोटी एपर्चर है। चलिए अब आप एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में देखो थीटा और अल्फा
इन दोनों का जो सम होगा वो बीटा के बराबर होगा। तो मैं लिख देता हूं थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। और हमने यहां पर भी चेक किया तो हम क्या देख रहे हैं, थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो हम यहां से थीटा का वैल्यू क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल टू गामा माइनस बीटा। हमारे पास दो इक्वेशन थे, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो जैसे इक्वेट करोगे तो आप देखो क्या निकल रहा है, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा माइनस बीटा। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा। हमें कैसे भी करके अल्फा बीटा और गामा निकाल देना होगा। तो चलिए अल्फा बीटा गामा निकाल के देखते हैं। अल्फा बीटा गामा निकालना होगा, बहुत ही सिंपल होगा अल्फा बीटा गामा निकालना बच्चों मेरे लिए। क्योंकि जरा सोचिए, यहां से देखिए, हम ये पहले ही बोल चुके हैं कि इसकी अपर्चर बहुत छोटी है, इसीलिए पीएम डैश को हमने एमएम डैश के बराबर कह दिया था। तो मैंने कुछ ऐसे सोचा कि भाई 10 अल्फा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, पीएम डैश अपॉन बेस पीओ। ऐसे ही 10 बीटा किसके बराबर होगा, सोच के देखिए, 10 बीटा परपेंडिकुलर पीएम डैश बाय बेस पीसी। ऐसे ही 10 गामा किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब होगा पीएम डैश अपॉन पीआई। देखो बच्चों, हमने पहले ही बोल दिया था कि एंगल्स बहुत छोटे हैं, अगर एंगल बड़ा होगा तो क्या होगा वो आगे का टॉपिक है। हम ये पहले ही बोल चुके हैं कि एंगल इज वेरी स्मॉल। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, तो आप जानते हो कि साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा, कॉस थीटा लगभग 1 के बराबर होता है, और टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। हमने ये सारे वैल्यूज़ को उठा करके अब यहाँ पर सेट करना है। देखो, अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये 10 अल्फा लगभग अल्फा के बराबर होगा, ये 10 बीटा लगभग बीटा के बराबर होगा, और ये 10 गामा लगभग गामा के बराबर होगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा। अब आप देखो अल्फा क्या है, पीएम डैश अपॉन पीओ, प्लस गामा क्या है बच्चों, पीएम डैश बाय पीआई इज इक्वल टू ट्वाइस बीटा। व्हाट इज बीटा, पीएम डैश अपॉन पीसी। हमने पीएम डैश को कैंसिल कर दिया। तो आप देखो मेरे सामने जो डाटा मिल रहा है 1 बाई पी ओ प्लस 1 बाई पी आई इज इक्वल टू 2 अपॉन पी सी। हमने कुछ ऐसे सोचा, ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये जो पी ओ है, इस पी ओ को हमने बोला कि अरे ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बच्चों। व्हाट इज पी ओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये पी आई क्या है, अरे ये तो इमेज डिस्टेंस है। और ये पी सी क्या है, अरे ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है भाई, इस कर्वेचर का रेडियस है बच्चों। तो हमने इस वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ पर सेट कर दिया। तो जैसे ही सेट करोगे तो क्या बन गया, 1 बाई पी ओ, 1 बाई पी ओ मीन्स 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर, है ना। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि एफ का वैल्यू किसके बराबर होता है, ऑफ कोर्स आर बाई 2 के बराबर होता है, जैसे कि हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे। तो हम क्या यहाँ से कह सकते हैं कि आर का वैल्यू 2f के बराबर होगा। तो हमने इसको उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया,
1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। r क्या है? 2f। 2 से 2 कट जाएगा और हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है सामने? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f एंड दिस इज नॉन एज द मिरर फार्मूला। ध्यान रखिएगा, ये क्या है बच्चों? दिस इज नॉन एज मिरर फार्मूला। याद रखिएगा कि ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया था, इसका एग्जिस्टेंस तभी हो सकता है जब हम ये मान के चलें कि इसकी एपर्चर बहुत छोटी है, जब हम ये मान के चलें कि एंगल बहुत छोटा है। तो चलिए फटाफट इसको नोट करिए, हम आगे देखते हैं। चलिए तो बच्चों, हम लोगों ने अभी अभी मिरर फार्मूला डिराइव किया था। और क्या था मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f और हमने इसी का नाम दिया मिरर फार्मूला। क्या नाम दिया बच्चों? मिरर फार्मूला। देखिए आगे डिस्कस करेंगे, एक और फार्मूला सामने में आएगा, इसका मैग्निफिकेशन नाम होगा, वो आगे का टॉपिक है, आगे देखते हैं उसको। चलिए, इससे पहले कि मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, मैं छोटी छोटी बातों को क्लियर करूंगा जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। बेसिकली ये जितने भी स्टार्टिंग के फेज हैं इस टॉपिक के, उसमें सारे 10th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। जैसे जैसे आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेगा तो आपको खुद फील आएगा टॉपिक का, देन हम कितने भी लेवल पे चले जाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए बेसिक फंडामेंटल पर ध्यान रखिए। देखिए, हमें सबसे पहले डिस्कस करवाना है रूल्स फॉर ट्रेसिंग द रे डायग्राम। रे डायग्राम का कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। आइए सबसे पहले हम उस रूल को जाने भाई, कि आखिर वो रूल क्या था। तो सबसे पहला रूल क्या था, जरा समझिए। मान लीजिए कि एक मिरर है, हमने कहा कि कोई भी लाइट, समझना है, ध्यान से समझना है इसको, कोई भी लाइट, और अब जानते हो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम दिए थे। कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे थे, मान लीजिए कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे थे, तो ये रूल क्या कहता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन विद दिस मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करता है वो फोकस कहलाता है। इसका मतलब यही फोकस है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस वर्ड को। ये रूल कहता है कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे थे, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद दिस मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करेगा वो फोकस कहलाएगा, है ना। समझ में आ रहा है बातें? चलिए फिर देखिए, इसका सेकंड रूल क्या कहता है कि मान लीजिए एक बार फिर से हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया था, ठीक है। फिर से देखिएगा, अब क्या कह रहा है, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो ये रूल कहता है कि कोई भी लाइट, मान लीजिए लाइट ऐसे था, कोई भी लाइट जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे थे, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद दिस मिरर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएंगे। दिस इज द नॉन एज द रूल नंबर 2। हमने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे थे, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद दिस मिरर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएंगे। ये सेकंड रूल था इसका। फिर हम थर्ड रूल पे आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में। देखिए क्या कहता है ये कि कोई भी लाइट, मान लीजिए ये फोकस है और मान लीजिए द सी है, जो भी कुछ है, कोई भी लाइट जो इसके फोकस से जा रहे होंगे, कोई भी लाइट जो इसके फोकस से निकल रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद दिस मिरर, इस मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। अब देख सकते हो, फिर से समझो, कोई भी लाइट जो इसके फोकस से क्रॉस कर रहे थे, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद दिस मिरर, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। दिस इज द रूल नंबर 3। फिर हम बात करते हैं, एक और रूल था, इसको और अच्छे से समझिए। मान लीजिए फिर से एक मिरर आ गया सामने, और ये चौथा रूल क्या कहता है
कि कोई भी लाइट समझना ध्यान से, कोई भी लाइट जो डायरेक्टली इसके पोल पर आता है बच्चों, जो डायरेक्टली इसके पोल पर गिरेगा, जितने एंगल के साथ वो आएगा उतने ही एंगल के साथ वो चला जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है बातें? क्या कहना चाहता है रूल? कोई भी लाइट जो डायरेक्टली इसके पोल पर गिरता है, जितने एंगल के साथ आएगा उतने ही एंगल के साथ चला जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए एक बार फटाफट इसको हम फटाफट बताते हैं कैसे कैसे है। क्या कहता था ये रूल? पहला लॉ क्या कहता है? ये कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे थे, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद दिस मिरर, वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करेगा, आप देख रहे हो ना, जिस पॉइंट को कट कर रहा है वो फोकस कहलाया। सेकंड रूल क्या कहता है? कोई भी लाइट जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे थे, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद दिस मिरर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएंगे। तीसरा नियम क्या कहता है इसका? कोई भी लाइट जो इसके फोकस से क्रॉस कर रहे थे, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद दिस मिरर, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। और कोई भी लाइट जो डायरेक्टली इसके पोल पर आ रहे हैं बच्चों, तो जितने एंगल के साथ पोल पर गिर रहा था उतने ही एंगल के साथ वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, फटाफट इसको नोट करिए। चलिए तो बच्चों हम लोगों ने इसके रूल्स भी समझ लिया कि कैसे रे डायग्राम को प्लॉट करना है बच्चों। तो आइए इसको सीखते हैं थोड़े और अच्छे लेवल पे, जरा समझने की कोशिश करेंगे सारे। मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर है, बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। मैं जीरो से स्टार्ट किया हूँ, इसके नीचे कुछ भी ऑप्टिक्स नहीं होता, खास करके स्फेरिकल मिरर में कुछ भी नहीं होता, इससे नीचे कुछ भी नहीं होता। और हम उसको आपको उस लेवल तक ले जाएंगे जिससे ऊपर कभी जेई पूछा ही नहीं, जिसके ऊपर न जेई कभी पूछेगा, और ये आप लोग चुटकी बजाते आंसर निकालोगे। बस एक बार फंडामेंटल बेसिक लेवल पे आप क्लियर रखो इन चीज़ों को। तो चलो देखो मान लो एक प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों। हमने इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया, इसका नाम फोकस दिया। ये क्या है? इन्फिनिटी है। और ये क्या है? पोल है। क्या है बच्चों? पोल। तो चलिए जरा सोचिएगा, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी और सी के बीच में रख दिया। देखिए यही ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है। आप हो, हैं आप ही हो, कोई और को रख दो किसी को। चलो ये ऑब्जेक्ट है बच्चों। अब हमें इस ऑब्जेक्ट का हाइट मान लीजिए h1 हाइट का था ऑब्जेक्ट, हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज ट्रेस करना है। तो चलिए सबसे पहले हमने जो अभी आपको कुछ रूल्स बताया था, उस रूल्स के हिसाब से हम इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमने क्या कहा कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो आप जानते हो इससे तो लाइट कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। कोई ज़रूरी तो नहीं कि सेंटर से ही जाएगा, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएंगे, वो लाइट तो कहीं भी जा सकते थे, है ना। तो चलिए मान लीजिए पहला लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दिया मैंने, ठीक है। इसका नाम भी दे देता हूँ कुछ, ताकि आपको समझ में आने लगे। मैंने इसका नाम 1 रखा। क्या रखा? 1। अब खुद बताओ, कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे थे, आफ्टर रिफ्लेक्शन विद दिस मिरर, कहाँ से जाएगा? क्या सिखाया गया था आपको? वो जहाँ से जाएगा कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, उसका नाम क्या दिया गया था बच्चों? फोकस। क्या नाम दिया गया था? फोकस। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट था, मैंने इसका भी नाम 1 रखा। फिर से सुनिएगा, ये ऑब्जेक्ट था, इससे पहला लाइट हमने ऐसे भेजा था, तो ये लाइट यूं चला गया, ऐसे चला गया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये चूँकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे थे, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहे थे, तो ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्शन होने के बाद जहाँ भी कट करेगा वो फोकस कहलाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट फोकस था, फोकस से गुजरेगा। चलिए इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट की ज़रूरत होगी। एक लाइट तो हमने दे दिया, और एक और रिफ्लेक्टेड लाइट चाहिए। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। मान लीजिए कि सेकेंड लाइट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे थे, ज़रा समझने की कोशिश करिए। दूसरा लाइट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा। तो ज़रा सोचिए कि अगर ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे थे, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे थे
तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आना पड़ेगा बच्चों, है ना। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आना पड़ेगा। अब हमने सोचा कि एक और लाइट को, हम कई सारे लाइट को भेजने की कोशिश करते हैं, है ना। एक और लाइट को हमने फोकस से भेजा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हमने एक और लाइट को फोकस से भेज दिया। तो देखिए अगर कोई लाइट फोकस पे जाता है, फोकस से जाता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे बच्चों। इसका मतलब ये ऐसे हो जाएंगे, इसका नाम हमने 3 रख दिया, ये तीसरा लाइट था। जरा समझने की कोशिश करें, ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। तो मैंने ये 3 का, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। मैंने एक और लाइट को इसके पोल से भेजा, देखिएगा ध्यान से, हमने इसको पोल पे भेजा था, हमने इसका नाम चौथा रे रखा। ज़रा सोचिए कि जो लाइट पोल पर जाएगा, जितने एंगल के साथ जाएगा बच्चों, उतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगा। देख सकते हो आप जरा सोच के बताइए, चाहे कुछ भी हो, इस सारे के सारे रेज यहीं पर आके मीट करता है। मतलब इसका इमेज यहाँ बना है बच्चों, है ना, इसका इमेज यहाँ बना है। ऑब्जेक्ट तो ये था, ऑब्जेक्ट तो ये था और इसका इमेज यहाँ बना है। क्लियर हो गया बातें, आ रहा है समझ में बातें। ऑब्जेक्ट तो यहाँ था और इसका इमेज यहाँ बना है। मान लीजिए h1 हाइट का ऑब्जेक्ट था तो h2 हाइट का इमेज बना था। अब जरा समझने की कोशिश करिए। अब आप कहोगे कि सर इमेज बनाने के लिए हम कैसे इमेज बनाएंगे। तो हमने क्या बोला कि चाहे देखो कोई कहीं से रे को भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे मीट तो एक ही जगह पे करेगा जहाँ मीट करना होगा उसको, है ना। तो सबसे पहले जब भी इमेज ड्रॉ करना हो तो मेरा पहला काम क्या होगा कि कम से कम एक रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ज़रूर भेज दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होने वाला है बच्चों कि हमें कम से कम एटलीस्ट फोकस का ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो हमने एक लाइट को सीधा इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दिया। अब देखो दूसरे लाइट को कहाँ से भेजूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो। अगर ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा होता तो हम दूसरे लाइट को या तो फोकस से भेज दें या पोल से भेज दें, एक ही बात है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट फोकस से भी आगे रखा होता तो एक लाइट को हम पैरेलल भेज देते और दूसरी लाइट को हम पोल से भेज देते, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे मीट तो एक ही जगह पे करना है। अब ज़रा समझने की कोशिश करें बच्चों। यहाँ पर देखिए ये पोल है, चलिए एक छोटा सा लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं मान के चलिए। तो ये बताइए कि ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये डिस्टेंस क्या है। तो हमने इस डिस्टेंस का नाम, पीओ का नाम रखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या नाम रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज पीओ, पीओ इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए ये पीसी क्या है, पीसी इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज पीसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये पीआई क्या है, पीआई इज नोन एज इमेज डिस्टेंस, पीआई इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। और ये पीएफ क्या है, व्हाट इज पीएफ, पीएफ इज नोन एज द फोकल लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए सारी बात क्लियर हो चुका है बच्चों। चलिए फटाफट अब इसको नोट करो, हम आगे देखते हैं। चलिए तो आप लोगों ने मिरर फार्मूला भी समझ लिया, कैसे रे डायग्राम को हम ट्रेस करते हैं ये भी समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन सीखना है, मैं आपको 2 तरीका बताता हूँ इसका। थोड़े से एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अब समझिए हम इसको 2 तरीके से बताएंगे, एक तो जनरल तरीका बताएंगे, दूसरा एक और तरीका बताता हूँ। देखिए जरा ध्यान देना, ये कोई मिरर है ना, ये कोई मिरर है, ये भी कोई मिरर है बच्चों। जरा ईमानदारी से बताओ इस मिरर का नाम क्या था, कॉनकेव मिरर। इस मिरर का नाम क्या था, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। ये लाइट को क्या करता था, कन्वर्ज करता था। ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो अब देखो कि ये क्या है, पॉलिस। ये क्या है, पॉलिस। अच्छा ये क्या देख रहे हो,
यहां भी पॉलिस है। अब ये देखो कि पॉलिस का पहला टर्म क्या है, पी। तो पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव। तो आप ऐसे समझो कि जिस तरफ पॉलिस है उधर जो भी होंगे सारे पॉजिटिव होंगे। बस इतना सा याद रखो, फटाफट, कोई कन्वेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर चूंकि पॉलिस इस तरफ है ना, इस तरफ पॉलिस है, तो इधर जो भी होंगे सारे पॉजिटिव होंगे और इधर जो भी होंगे सारे नेगेटिव होंगे। इसमें देखो पॉलिस इस तरफ है, तो इधर जो भी होंगे सारे पॉजिटिव होंगे और इधर जो भी होंगे सारे नेगेटिव होंगे। इधर ऑल नेगेटिव, इधर ऑल पॉजिटिव। इस केस में इधर ऑल पॉजिटिव, इधर ऑल नेगेटिव। चलिए इसको थोड़े से और एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके जो मेन मेथड है, जो जिस तरीके से आप लोग करते हो, आपके स्कूल एग्ज़ाम में आते हैं, जिससे आप लोग आज तक परिचित हो, उसको भी देखो। क्या कहता है, इसके कुछ रूल्स थे। पहला रूल क्या था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस को मेजर करोगे ना, वो पोल से ही मेजर करोगे, कहीं और से नहीं मेजर कर सकते हो, पोल से मेजर करोगे। ठीक है। इसका सेकंड लॉ क्या कहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वी शुड टेक पॉजिटिव साइन और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वी शुड टेक नेगेटिव साइन। आइए इसको थोड़े समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम दो अलग अलग फोटो बनाते हैं ताकि थोड़ा और आपको क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। मान लीजिए दो अलग अलग फोटो में, लुक, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है ना। हमने कहा कि मान लीजिए एक लाइट ऐसे गुजर रहा था। मैं तो पहले भी बताया था ना आपको कि जब भी हम इमेज ट्रेस करेंगे तो कम से कम एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जरूर भेजिए ताकि फोकस का ज्ञान हो जाए, और दूसरे रेस को कहीं से भेज दो, सी से भेज दो, एफ से भेज दो, पी से भेज दो, कहीं से भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, एक लाइट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा, तो जहाँ कट करेगा वो क्या कहलाएगा, जल्दी से बता दो, फोकस कहलाएगा ये, बिल्कुल। और हमने दूसरी लाइट को इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दिया, बहुत बढ़िया, हमने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दिया, हमने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा। तो तुम खुद सोचो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर